देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स था, और इसमें आप कर रहे हो कि आइसोटॉप तक कराया था मैंने, उसके बाद कराना है या शायद उसी से कराना है, देखते हैं। सर जी नमस्ते। नमस्ते, सबको नमस्ते बेटा। कोरोना से बचिए, टीका लगवाइए। लॉकडाउन तो होने ही वाला है जल्दी से। आप लोग को पता ही होगा कि सैटरडे संडे का कर्फ्यू है, तो सैटरडे को मजबूरी है मेरे को ऑनलाइन क्लास देना, है ना। आज तो मौसम के चलते मैंने दे दिया, और लॉकडाउन होगा तो या तो घर पे बुलाएंगे, और नहीं तो फिर ऑनलाइन ही होगा। आइसोटॉप करा दिया था आप लोग को, याद ही होगा। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप नहीं कराया था। 2 पेज बच रहा है, इसको खत्म करते हैं। चलिए, यही है ना मानसू, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कराना है मेरे को। देखिए हाँ सर। देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइसोटॉप। आइसोटॉप जो होता है वो 2 टाइप का होता है, पहले बता भी रखा है मैंने आइसोटॉप के बारे में। दोज विच आर स्टेबल एंड दोज विच आर अनस्टेबल। या तो आइसोटॉप स्टेबल होगा, नहीं तो अनस्टेबल होगा। ओके, the isotope which are unstable due to the presence of extra neutron in their nuclei or emit various type of radiation are called radioactive isotope or just radioisotope। ऐसा कोई भी ऐसा आइसोटॉप, किसी भी कोई एलिमेंट लीजिए, उस एलिमेंट का अगर हम आइसोटॉप लेते हैं और वो आइसोटॉप अगर अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा हो किसी में, है ना, एक्स्ट्रा हो, तो वो क्या होगा कि वेरियस टाइप ऑफ रेडिएशन वो एमिट करेगा, अलग अलग तरह के रेडिएशन वो बाहर निकालेगा। और उसी तरह के आइसोटॉप को, मतलब ऐसा आइसोटॉप जिसके न्यूक्लियस में एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होता है, वही रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होता है। आगे चलिए, नहीं समझ में आएगा तो पूछते रहिएगा, बैठिएगा मत गूंगा बन के। देखिए, सो द रेडिएशन सच एज अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज। ठीक है, तो ये जो रेडिएशन होता है, रेडियो एक्टिविटी होती है, वो होता क्या है? इस रेडिएशन में आखिर में बाहर क्या आता है? रेडिएशन मतलब कि विकिरण, किसी चीज का बाहर आना। तो बाहर आता क्या है? अल्फा पार्टिकल्स आते हैं, बीटा पार्टिकल्स आते हैं, और गामा रेज आती है। ये क्या होता है? आर एमिटेड बाय द अनस्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है, आर एमिटेड बाय द अनस्टेबल न्यूक्लियाई ऑफ द रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। some of the common radioactive isotope are carbon 14, arsenic 74, sodium 24, iodine 131, cobalt 60 and uranium 235। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने आपके सामने नेम लिए, ये सारे के सारे क्या हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है। ओके, देखिए इसमें द हाई एनर्जी रेडिएशन emitted by radioactive isotope are सर यार सैनिक 74 क्या है? हाँ, ये सारे के सारे नेम है, आइसोटोप्स के नेम है। ठीक है, मैंने जो आइसोटोप आप लोग को समझाया था उस दिन, तो मैंने जैसे पहले एक बार हाइड्रोजन का भी बताया था, अलग अलग
एलिमेंट के अलग अलग नंबर ऑफ आइसोटॉप्स होते हैं। तो आर्सेनिक का जो ये आइसोटॉप 74 है। जैसे मान लो बेटा कि आर्सेनिक एक एलिमेंट है, उसके बहुत सारे आइसोटॉप हो सकते हैं। तो जो आइसोटॉप आर्सेनिक का आर्सेनिक 74 है, वही केवल रेडियो एक्टिव है, मतलब ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन निकालता है। कार्बन के बहुत सारे आइसोटॉप होंगे, तो कार्बन का जो कार्बन 14 जो रेडियो आइसोटोप है वो रेडिएशन निकालता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं रेडिएशन। आपको पता है ना कि एटॉम बॉम्ब से कहीं हमला कर दिया जाए, किसी बच्चे को याद है क्या कि हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉम बॉम्ब कब गिराया गया था? सब केवल कॉपी पेस्ट है सर। देखिए, तो वहां पे जो एटॉम बॉम्ब गिराया गया, तो उस बॉम्ब के गिरने से ऐसा नहीं हुआ कि लोगों के चिथड़े चिथड़े उड़ गए और सबके चिथड़े उड़ गए और मर गए, ऐसा नहीं था। उस बॉम्ब के गिरने के बाद जो रेडिएशन निकला, ये जिस रेडिएशन की मैं बात कर रहा हूं, अल्फा बीटा और गामा, इस तरह के जो रेडिएशन थे, उन्होंने इंसानों के अंदर उन जा करके उनके डीएनए में चेंज किया, जेनेटिक डिसऑर्डर का कारण बना। तो ये रेडिएशन आपके जेनेटिक डिसऑर्डर को, हमारा जो डीएनए होता है उसके स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। और सबसे कॉमन जो सिम्टम होता है वो है कैंसर। Okay, the high energy radiation emitted by radioactive isotope are harmful to human being. So radioactive isotope have to be used very carefully by taking suitable precautions. ठीक है, तो पता है। अब हम ये देखेंगे कि what are the main application of radioactive isotope. अगर कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट का कोई आइसोटोप है और वो रेडियोएक्टिव आइसोटोप है, ठीक है, तो उसके क्या एप्लीकेशंस होंगे? Radioactive isotopes are widely used in medicine to diagnose, study and treat various ailments. ठीक है, एक तो बहुत ज्यादा मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है, डायग्नोस मतलब कि बीमारियों का पता लगाने के लिए, और साथ ही साथ अलग अलग तरह की क्या कहते हैं जो एलिमेंट्स होती है, मतलब हमारे शरीर से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं उनको ठीक करने में होता है। They are also used in power plant and in industry. ये पावर प्लांट में, जहां आपको पता है न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वहां पर, और इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। Some of the important applications of radioactive isotope are given. देखेंगे, पहला क्या है कि radioactive isotope are used as a fuel in nuclear reactor of nuclear power plant for generating electricity. मैंने आप लोग को उस दिन बताया था, एटम बम छोड़ करके मैंने लगभग सब कुछ बता ही दिया था आप लोग को। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप का सबसे बड़ा यूज जो है आज के डेट में न्यूक्लियर रिएक्टर में, है। न्यूक्लियर रिएक्टर में जैसे बेटा मैंने आपको बताया था कि यूरेनियम एक एलिमेंट है और उसका जो आइसोटॉप है यूरेनियम 235 नाम का जो आइसोटॉप है वो रेडियो एक्टिव है। इसमें बहुत अधिक एनर्जी निकलती, इसलिए हम लोग इसको एज अ फ्यूल के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में, पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है आपको पता ही है, तो वहां पर एज अ फ्यूल के रूप में यूरेनियम 235 आइसोटोप को यूज करते हैं। ये कैसे होता है? व्हेन यूरेनियम 235 एटम्स आर बॉम्बार्ड विथ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, ठीक है, जब यूरेनियम 235 के एटम की बम्बार्टमेंट की जाती है, मतलब बम वर्षा की जाती है, बहुत ज्यादा उसको छिड़का जाता है विथ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के ऊपर, तो द हैवी यूरेनियम न्यूक्लियाई ब्रेक अप टू फॉर्म two smaller nuclei and a tremendous amount of heat energy is produced. ठीक है, फिर से समझाते हैं। यूरेनियम 235 के एटम की बम्बार्डमेंट किस पे की जाती है? न्यूट्रॉन पे, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के ऊपर। तो जैसे ही स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से यूरेनियम 235 के एटम्स टकराते हैं तो वो टूटते हैं। हर एक एटम टूट करके दो हिस्सों में बट जाता है और इसके टूट के दो हिस्सों में बटने से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, जिससे कि न्यूक्लियर रिएक्टर में पावर जनरेशन या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज करते हैं। दिस हीट एनर्जी यूज्ड टू बॉयल वाटर, मैंने बताया था ना कि बड़े बड़े बॉयलर होते हैं पानी के, इस एनर्जी से उस
बॉयलर को या में पानी को गर्म करते हैं और इससे स्टीम बनाई जाती है, भाप बनाई जाती है, और दिस हाई प्रेशर स्टीम टर्न्स द टरबाइन। ठीक है, वहां टरबाइन लगा होता है और ये बहुत ज्यादा प्रेशर वाला जो स्टीम या भाप बनता है वो टरबाइन को घुमाता है। द टरबाइन रन द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और ये टरबाइन फिर जनरेटर को, जैसे जनरेटर आपने देखा होगा शादी ब्याह में जनरेटर चलता है तो उसमें है ना मोटर लगा होता है, हाथ से घुमा के स्टार्ट करके वो सर चक्का आवाज घूमता है। टक टक क्या आ रही है? अब साफ आ रही है? सर अभी भी आ रही है टक टक के। कोई बात नहीं बेटे, थोड़ा नेटवर्क का दिक्कत होगा, थोड़ा झटक झटक के जाएगा, हो जाएगा। देखिए तो ओके सर। यूरेनियम 235 से जो ये एनर्जी मिलती है उससे टरबाइन घूमता है, भाप बनती है, भाप से टरबाइन घूमता है, टरबाइन के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। द प्रोसेस इन विच बिग यूरेनियम, ठीक है, द प्रोसेस इन विच बिग यूरेनियम 235, एक सेकेंड, nuclei are broken into smaller nuclei to obtain energy is called nuclear fusion। बोल बेटा लक्ष्य क्या कर रहा है? सर यूरेनियम के बाद ये 235 क्यों लगाते हैं? बेटा जैसे मैंने आपको बताया था जिस दिन आपने क्लास ली हुई कि आइसोटॉप जो होते हैं ना, किसी भी एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटॉप होते हैं, ठीक है। तो अब उसका वो आइसोटॉप जो इसका नंबर उसको मार्क किया गया 235 से, ठीक है, तो वो एक आइसोटॉप है और यही ज्यादा रेडियो एक्टिव है, एनर्जी निकालता है, इसीलिए उसके नाम केवल दिया गया 235। ओके सर। देखिए यूरेनियम बहुत तरह का होता है, इसके बहुत सारे आइसोटॉप हो सकते हैं, लेकिन जो 235 वाला जो यूरेनियम है ना, आइसोटॉप जिसका नाम यूरेनियम 235 है, वही केवल रेडियो एक्टिव है, या ज्यादा रेडियो एक्टिव है, जिसको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। और मैंने आपको बताया कि जिस प्रोसेस के द्वारा यूरेनियम 235 टूट करके छोटे छोटे न्यूक्लियाई में बढ़ता है, तो इस प्रोसेस को ही न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। देख रहे हैं ना, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियर फ्यूजन। The radioactive isotopes such as uranium 235 and plutonium 239, देख रहे हैं ना, ये लिखा हुआ है द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, और उसका नाम क्या है? यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239 आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग एटम बॉम्ब्स और न्यूक्लियर बॉम्ब्स। तो इसको एटम बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाने में यूज कर सकते हैं। बुक वाले ने ये लिखा नहीं है कि एटम बॉम्ब कैसे बनाएंगे, मैंने आप लोग को समझा दिया था। मैंने अब ये मत कहना कि मैंने आपको बॉम्ब बनाना सिखाया था, मतलब एक प्रोसेस बताया। रेडियोएक्टिव आइसोटोप आर यूज्ड एज ट्रेसर्स in medicine to detect the presence of tumor and blood clot etc in the human body। हमारे शरीर के अंदर कोई ब्लड क्लॉटिंग हो गई है, कोई गांठ बनी हुई है, ट्यूमर बनी हुई है, तो इस तरह से एक्सरे करके या इन तरह के रेडियो एक्टिव आइसोटॉप को यूज करके हम लोग उसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो किस तरह से एक्सरे मशीन का तो आपको पता है ना, उसके द्वारा होता है, लेकिन अगर आप केवल ये जाने कि एक्सरे मशीन से पता लगाते हैं तो मतलब छोटी बात, हम लोग डीपली देख लेते हैं एक बार। A small amount of low activity radioactive compound called tracer is either injected into the body of a person or given orally. This radioactive compound moves through the body and accumulate in the area of tumor, blood clot, etc. The exact position of the accumulated radioactive tracer can be found with the help of a device called Geiger counter. This device, Geiger counter याद रखना, भी मैं समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। This gives the exact position of the tumor of blood clot and is of the great help of the doctors for deciding for the treatment. Arsenic 74 याद रखिएगा, ये गुड़िया ने पूछा था आर्सेनिक 74 क्या होता है, तो देखो क्या होता है।
Arsenic 74 tracer is used to detect the presence of tumor and sodium 24 tracer used to detect the presence of blood clot. अब देखिए किया क्या जाता है कि ये जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं जो कि लो एक्टिविटी मतलब कि ज्यादा एक्टिव नहीं है, रेडियो एक्टिव है लेकिन आपके शरीर पर इसका कोई असर नहीं होगा, इतने लो इंटेंसिटी वाले होते हैं, तो इसको हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्शन के द्वारा या ओरली कोई कैप्सूल के थ्रू अब दिया जा सकता है। और उसके बाद ये देखा जाता है कि हमारे शरीर के अंदर क्या कोई ट्यूमर है, जैसे गांठ बन जाती है ना, जो गांठ हम कहते हैं उसको ट्यूमर, क्या कोई ट्यूमर है या कोई ब्लड क्लॉट है, तो उसका पता लगाते हैं। तो इसमें मैंने बताया आर्सेनिक 74 ट्रेसर को जब हम डालते हैं, आर्सेनिक 74 ट्रेसर जो हम कह रहे हैं मतलब आर्सेनिक 74 जो है वो एक तरह का क्या है, आइसोटोप ही है और एज ए ट्रेसर हम यूज करते हैं। तो आर्सेनिक 74 को जब हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो उससे हमको ट्यूमर का पता चलता है, और सोडियम 24 ट्रेसर को इंजेक्ट करते हैं तो उससे हमको ब्लड क्लॉट का पता चलता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, ये कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज होता है। अब वो देखिए किस तरह से रेडियो सर एक्टिव और कोई मेथड भी है जिससे ट्यूमर का पता लगा सकते हैं, जैसे आपने आर्सेनिक 74 का बताया। बेटा ये जो मैंने आपको तरीका बताया है ये बहुत ही पहले समय से होता आ रहा है। आज की डेट में ऐसी मशीनें आ गई हैं कि कोई चीज इंजेक्ट करने की भी जरूरत नहीं होती। ठीक है, ऐसे ऐसे एक्सरे मशीन होते हैं और उसी से पता चल जाता है पूरा। जैसे बॉडी में अल्ट्रासाउंड हो गया आपका, है ना, तो अल्ट्रासाउंड के लिए आपको बॉडी में कोई चीज इंजेक्ट नहीं करनी होती, मशीन के सामने आने के बाद सब कुछ अंदर का फिगर, ईएमआई है, एमआरआई तो सिर्फ है, यही वो एक मेथड है, बेटे यही मैं एक दूसरे, मेथड है फिर। जी मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, मैं अलग अलग मेथड के नाम ही तो आपको बता रहा हूँ। एमआरआई जो होता है ना हमारा, या सीटी स्कैन जो होता है, समझ रहे हैं, सुन रहे हो उदित? यस सर। हाँ, एमआरआई या सीटी स्कैन जो होता है उसमें भी ये रेडियो क्या कहते हैं, रेडिएशन का ही यूज करके पता लगाया जाता है। ठीक है, और उसके द्वारा एक और भी तरीका है कि ब्लड सैंपल लेकर के, अगर मान लीजिए कि अगर बिल्कुल ही कंफर्म होना है आपको, तो क्या करते हैं ना, जिस बॉडी पार्ट में उनको लग रहा है कि ट्यूमर है तो वहां का एक छोटा सा हिस्सा या कोई मसल का टुकड़ा लेकर के फिर उसको देखते हैं। ठीक है, इससे पता लगा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है, इसमें ज्यादा टेंशन किसी चीज की नहीं है। देखिए, सो रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अब ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में क्या करते हैं, तो एक आइसोटोप होता है जिसका नाम है कोबाल्ट 60। ठीक है, रेडियो आइसोटोप है, इज यूज टू क्योर कैंसर, और ये करता है कैसे, व्हेन द हाई एनर्जी गामा रेडिएशन emitted by cobalt 60 radio isotope are directed at the cancerous tumor in the human body and cancerous cells get burned। तो जो भी ट्यूमर हमारे बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, मतलब एक गांठ होती है, तो जैसे कोबाल्ट 60 को वहां पे अप्लाई किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 अप्लाई करने पे उससे जो गामा रेज निकलती है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है और उस ट्यूमर को बिल्कुल जला देते हैं। ठीक है, जिसको कीमोथेरेपी कहते हैं, आप लोग को पता ही होगा, सुना होगा कभी आप लोगों ने। तो कीमोथेरेपी इसी तरह होती है, और एक बार में नहीं किया जाता है, धीरे धीरे उसको अप्लाई किया जाता है। तो भाई किसको किसको वैक्सीन लग गई, लक्ष्य को तो लग गई। सर 10 मानसू, तारीख को लगेगी मेरे को तो। अच्छा मानसू तुमको वैक्सीन लगी? सर कल जाएंगे। अच्छा, जब टाइम मिले बेटे बिल्कुल वैक्सीन ले लीजिए, क्योंकि अब बहुत ज्यादा केस बढ़ते जा रहे हैं। आगे चलते हैं, इसको रेडियोथेरेपी भी कहते हैं। अब देखो आगे क्या प्रोसेस इसका, कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर यूज्ड टू डिटरमाइन द एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड व्हिच हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज लाइक गोइटर। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप के द्वारा हम लोग थायराइड ग्लैंड का भी पता लगा लेते हैं, और थायराइड ग्लैंड का पता लगाएंगे तो फिर इलाज भी हो जाएगा। ठीक है,
थायराइड ग्लैंड में ग्वाइटर है कि नहीं? डॉक्टर यूज आयोडीन 131। अगर किसी को थायराइड, जैसे नहीं कहते कि थायराइड बढ़ गया है, थायराइड चेक कराना है, तो उसमें डॉक्टर्स आयोडीन 131 रेडियो आइसोटॉप का यूज करते हैं। बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद जो उसे सैंपल निकल के आता है तो पता चलता है कि इनकी थायराइड का लेवल क्या है, बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है। ठीक है। Radioactive isotope are used in industry to detect the leakage in underground oil pipeline, gas pipeline and water pipeline. ठीक है। कल मैं 10th क्लास को ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ा रहा था, है ना, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो मैंने उनको ये बताया था कि जो पाइपलाइन जमीन के अंदर होती है, अंडरग्राउंड होती है, जिससे ऑयल या पेट्रोलियम एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है, तो अगर कहीं पर भी लीकेज हो गया ना तो वहां पे डिटेक्ट किया जा सकता है। और वो डिटेक्ट कैसे किया जाता है वो देखिए इसमें लिखा हुआ भी है। टू चेक द लीकेज इन द मेटल पाइपलाइन, अ सॉल्यूशन ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज इंट्रोड्यूस्ड in the pipeline. At the place of crack in the pipeline, the radioactive solution will leak out and the radioactive detector called Geiger counter will indicate a higher level of radiation. ठीक है। तो उस अगर मान लो लीकेज हो रहा हो तो वहां पर जब जैसे ही उस मेटल पाइप में अप्लाई की जाती है, ठीक है, रेडियो एक्टिव सॉल्यूशन को, तो वो जहां से क्रैक होता है वहां से बाहर निकल के आता है। ठीक है। और गीगर काउंटर जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है। गीगर काउंटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी तरह के रेडिएशन को डिटेक्ट करता है। जैसे रेडिएशन बाहर आएगा तो पता चल जाएगा कि वहां से ऑयल लीक हो रही थी। चलिए, तो आइसोटॉप क्या होता है, किस तरह का होता है, कैसे बनता है और क्या क्या यूज है, आप लोग विद्वान बच्चे हैं। आइसोबार। अब आइसोबार की अगर बात कर रहे हैं, वी हैव जस्ट स्टडीड आइसोटॉप which are atom of the same element having the same atomic number but different mass number. ये तो पता है। पता नहीं कितना मेरा नेट खत्म हो गया। Where is my mobile phone? देखिए, अब हम बात करते हैं आइसोबार के बारे में। आइसोबार आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट having different atomic number but the same mass number. इसमें जस्ट उल्टा है, इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा। अलग अलग एलिमेंट हो तो उसका एटॉमिक नंबर भी अलग होगा, लेकिन उन दो अलग अलग एलिमेंट का मास नंबर सेम हो, ठीक है, तो हम उसको आइसोबार कहेंगे। फिर से मैं आपको समझाता हूं। आइसोटॉप क्या था? जिसमें एटॉमिक नंबर सेम था लेकिन मास नंबर डिफरेंट था। यहां क्या है? आइसोबार में एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, जस्ट अपोजिट। आइसोबार हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, और आपको पता है किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसके प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। अगर दो एलिमेंट है, दोनों का नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग है तो उसका एटॉमिक नंबर अलग होगा। वही का भी जी। सर आपने कहा कि इनके मास नंबर एक होते हैं और एटम्स मतलब एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। जी वही तो मैं कह रहा हूँ, सेम मास नंबर होगा सर ना, आइसोबार में नहीं। एटॉमिक नंबर हाँ। डिफरेंट। जी तो मुझे लगा आपने उल्टा कह दिया। कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा देता हूँ। आइसोबार वो होता है, ठीक है, जो आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। हाइड्रोजन ले लो और कार्बन ले लो, दो डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है। इनके एटम्स को लेंगे तो निश्चित रूप से एटॉमिक नंबर अलग है, लेकिन मैं यहाँ इन दोनों का एग्जांपल नहीं ले रहा, मैं दूसरा लूंगा अभी। तो इन दोनों को अगर देखेंगे तो दो अलग एलिमेंट हैं, दो अलग एटॉमिक नंबर है, लेकिन मास नंबर से, ठीक है। तो ऐसा अगर कभी कंडीशन हो जाए तब उसको आइसोबार कहेंगे। अब देख सकते हैं, एन एग्जांपल ऑफ आइसोबार इज आर्गन। आर्गन जो है एक आइसोबार है, ठीक है। एंड कैल्शियम, कैल्शियम और आर्गन दोनों को हम आइसोबार कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज आर्गन एंड कैल्शियम आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर ऑफ 18 एंड 20। आपको दिख रहा होगा आर्गन का एटॉमिक सर ये नंबर 40 नीचे है। 20 CA क्या है? क्या बेटा?
4020 CA क्या है ये? कैल्शियम। और ये आर्गन का साइन है ये ऊपर? हाँ AR आर्गन है बेटा, AR 4018 AR। जी। तो नीचे जो लिखा हुआ है ना, मैं आपको पॉइंटर से दिखा रहा हूँ, देखो ये नीचे जो 18 लिखा हुआ है ये है एटॉमिक नंबर आर्गन का, और ये 20 कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है, और मास नंबर ऊपर लिखा है। कैल्शियम का 40 है और आर्गन का भी 40 है। तो देख रहे हैं ना, दोनों का मास नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, दैट्स व्हाई बोथ आर आइसोबार। अब देखो निकालते कैसे हैं। आइसोबार अगर आर्गन का मैं कहूं कि मास नंबर 40 था, मतलब कि बेटा न्यूट्रॉन मास नंबर, मतलब कि किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर मौजूद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और अगर मैं एटॉमिक नंबर बोलूं मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो आर्गन का के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन 18 होता है और न्यूट्रॉन 22 होता है, दोनों को जोड़ के हम मास नंबर निकाल लेंगे। ठीक है, कैल्शियम का 20 प्रोटॉन होता है, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और 20 ही न्यूट्रॉन होता है, तो इसका भी हम जोड़ के निकाल लेंगे। ठीक है, तो मास नंबर सेम हो गया ना, दोनों का मास नंबर 40 ही है लेकिन एटॉमिक नंबर देखो अलग अलग है। ये प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर, तो ये आइसोबार हो गया। क्वेश्चन देख लेते हैं और क्या दिक्कत है। Which two of the following atomic species are isotope of each other and which two are isobar? इनमें से कौन सा दो आइसोटॉप होगा जबकि दो अलग अलग आइसोबार होगा? ठीक है, तो ऊपर देख लीजिए ये सर दोनों मैं सेम। आंसर दूं? क्या बेटा अब दो क्या करोगे, तो दिख ही रहा है इसमें क्या आंसर देना है। चलो ठीक है दे दो, तब तक मैं चाय पी लूं। सर ये जो 230 अब 91Z है और 230 88 है ना, ये तो आइसोबार्स हैं, और ये 231 अपॉन में ये 90 है और 233 90 है ना, ये आइसो जो आपने पहले बताया था वो है। पहले मतलब आइसोटॉप बेटा, एटॉमिक नंबर नीचे होता है ना, तो जब एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो तो वो हो जाएगा आइसोटॉप। लेकिन जब एटॉमिक मास 230 एटॉमिक मास है सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो तो ये हो जाएगा आइसोबार। तो ये हो गया आइसोबार और ये दोनों जो हो गए आइसोटॉप हो गए। चलिए लग रहा है किला फतेह हो गया, हम लोगों का चैप्टर खत्म हो गया क्या? लीजिए। यस सर। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि चैप्टर 3 हो गया, चैप्टर 4 हो गया हम लोगों का। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या चैप्टर रह गया था? व्हाई डू वी फॉल इल। सर वो अधूरा है क्या अभी? व्हाई डू वी फॉल इल की बात कर रहे हो आप, ये चैप्टर 3 की बात कर रहे हो? नहीं, चैप्टर 13 व्हाई डू वी फॉल इल वो अधूरा है। देखते हैं बेटा एक बार, तो मेरे को है ना एक बार लिंक कट करना होगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ तभी हो पाएगा। ठीक ओके है, सर। फिर से आप लोग ज्वाइन करना, अभी तुरंत भेज रहे हैं।